बच्चों, आज से हम लोग YouTube पर एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग साइंस के हर एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट में फुल रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपका हर एक चैप्टर फुल रिवाइज हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग साइंस का पहला चैप्टर बायोलॉजी में हम पादप और मानव में जनन, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एक ही जीव के द्वारा नए जीव को उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन का महत्व क्या होता है? जब पृथ्वी पर किसी जाति को अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो प्रजनन एक आवश्यक घटक हो जाता है। यानी प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करना। और प्रजनन किया क्यों जाता है? ताकि पृथ्वी पर उसके जाति का अस्तित्व बना रहे। अब ये प्रजनन या जनन दो विधि से होता है। एक को हम बोलते हैं लैंगिक जनन और एक को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जब प्रजनन के अंतर्गत केवल एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न करने में सक्षम हो, तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब नए जीव के उत्पन्न हेतु दो अलग अलग लिंग यानी नर और मादा दोनों की भागीदारी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन जब होता है तो संतति, जो नया जीव उत्पन्न होता है, वो हूबहू अपने जनक कोशिका के जैसे होता है, यानी उसका क्लोन होता है। लेकिन जब लैंगिक जनन होता है, तो जो नया जीव उत्पन्न होता है उसमें हमें विविधता देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न आते हैं। तो अगर हम बात कर लें अलैंगिक जनन के प्रकार के, तो अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो जब एक जीव दो जीवों में टूटे, तो जिसको उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। और एक जीव जब दो से अधिक जीवों में यानी अनेक जीवों में टूटे, उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा पे अगर हम बात कर लें, जनक कोशिका दो भागों में बंटता है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर आएगा। तो यहाँ पे अमीबा, अमीबा में क्या होता है? अमीबा यहाँ पे देख लीजिए, अमीबा में जो उसका केंद्रक होता है, केंद्रक क्या करता है? सबसे पहले दो भागों में बंट जाता है। यहाँ पे दो भागों में बंट जाता है, दो अंदर ही अंदर दो नए केंद्रक बन जाते हैं। फिर जब दोनों नए केंद्रक विकसित हो जाते हैं, तो नए केंद्रक क्या हो जाते हैं? विभाजित होकर के दो नए जीव का उत्पन्न कर लेते हैं। इस तरह एक जनक कोशिका के द्वारा दो नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? द्विविखंडन। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी दो जीव की भागीदारी नहीं है, इसीलिए हम इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम बात कर लें मल्टीपल फिजन, यानी जब जनक कोशिका कई संतति केंद्रों में विभाजित हो जाती है, यानी एक जीव अनेक जीव को उत्पन्न करने में सक्षम हो, तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसको हम लोग मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, प्लाज्मीडियम, जिसको हम मलेरिया परजीवी कहते हैं, यानी मलेरिया जो परजीवी होते हैं वो अपना जनन किसके अंतर्गत करते हैं? मल्टीपल फिजन, इस प्रकार के जनन के अंतर्गत करते हैं। अब हम दूसरा बात कर लें, दूसरा को हम कहते हैं मुकुलन। मुकुलन मतलब होता है बर्डिंग, यानी इसमें क्या होता है? जीव के शरीर पर सबसे पहले एक मुकुल यानी बर्ड निकलता है, जो अलग होकर के स्वतंत्र रूप से नया जीव बना लेता है। जैसे कि ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव होता है, और हाइड्रा ये बहुकोशिकीय जीव होता है। यानी ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन क्या होता है? मुकुलन के द्वारा जनन होता है। यानी जब एक जीव रहेगा, इसके ऊपर एक बर्ड निकलेगा, और ये बर्ड धीरे धीरे विकास करके जब स्वतंत्र रूप में नया जीव बन जाएगा, तो अपने जो जनक शरीर है उससे अलग हो जाएगा, और इस तरह से एक नए जीव में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मुकुलन, यहाँ पर जो ये हाइड्रा है, हाइड्रा में यहाँ पर नए जीव का विकास हो रहा है, और जब ये नया जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो अपने जनक शरीर से बाहर हट जाता है और एक स्वतंत्र रूप से नया जीव बन जाता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं बर्डिंग। ठीक है, मुकुलन। अब कुछ और जनन के प्रकार होते हैं। एक होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन ये सामान्यतः
शैवालों और कवक यानी छोटे छोटे जीवाणुओं में होते हैं और शैवालों में और कवकों में होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक बीजाणुधानी बनता है, उसके भीतर सूक्ष्म गोले बीजाणु बनते हैं और उपयुक्त समय में ये बाहर निकल करके नए जीव को निर्माण कर लेते हैं। तो बीजाणु जनन क्या होता है, ये सामान्यतः एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। अब एक है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन, यानी जब शरीर के कई टुकड़े हो जाने पर प्रत्येक भाग विकसित होकर के नया जीव बना ले, तो इसी घटना को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। और यह समानता कहाँ होता है, स्पाइरोगाइरा में और प्लेनेरिया में। ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जनन के अंतर्गत कुछ और प्रकार होते हैं जिसको हम लोग कायिक जनन या कृत्रिम प्रवर्धन, दो प्रकार है, कायिक जनन है और एक कृत्रिम प्रवर्धन है। कायिक जनन क्या होता है, अगर आप इसकी परिभाषा पे गौर करेंगे तो यह सामान्यतः पौधों में होता है, यानी पौधों में होता है। पौधों में जो भाग होते हैं क्या क्या होता है, जड़, तना और पत्ती। अब इनसे जब नया पौधा बन जाता है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। यानी कायिक जनन के अंतर्गत क्या होता है, जड़, तना और पत्ती, इनके सहायता से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, पत्ती से अगर देखेंगे तो यहाँ पे पत्थर चट्टा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे। तना से देखेंगे तो तना से नया जीव आलू, प्याज, अदरक ये बनता है। जड़ से देखेंगे तो अमरूद और शकरकंद। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, पत्ती से पत्थर चट्टा, तना से आलू, प्याज, अदरक, जड़ से अमरूद और शकरकंद। थोड़ा सा हम कृत्रिम प्रवर्धन की बात कर ले। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी मानव के हस्तक्षेप से जो पौधों में जनन होता है उसको हम कृत्रिम प्रवर्धन कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कर्तन। कर्तन का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग गुलाब, गन्ना और आलू ऐसे जो फसल होते हैं उनको हम कर्तन के द्वारा हम जनन करके नए फसल उगा सकते हैं। कर्तन में क्या किया जाता है, यहाँ पर कोई भी पेड़ है मान लीजिए, तो उसके जो जड़ या तना है उनको, तने को हम काट के, गुलाब में देखा होगा तो हम क्या करते हैं, गुलाब के किसी भी तने वाले भाग को काट करके ला करके प्लांटिंग कर लें तो नया गुलाब निर्मित हो जाता है, यानी गुलाब का नया पौधा जन्म ले लेता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं कर्तन। यानी इसमें मानव हस्तक्षेप से क्या किया जाता है, गुलाब का पुनर्जनन किया जाता है, यानी गुलाब को उगाया जाता है, गुलाब के नए पौधों को उगाया जाता है। तो इस घटना को हम कर्तन कहते हैं। दूसरा है दाब लगाना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पौधे के भाग को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, जिसमें चमेली और नींबू इसके अंतर्गत आता है। फिर है कलम बांधना। कलम बांधना, इसमें हम आम और सेब इस तरह के पौधों का हम क्या करते हैं, कलम या बांधते हैं। इसमें अगर देखेंगे कलम बांधने का मतलब क्या होता है, दो अलग तनों को जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए एक अलग ये तना है और एक अलग तना है, दोनों अलग तनों को जोड़ करके यहाँ पर हम बांध देंगे, इसी को हम कहते हैं कलम लगाना, और इससे एक नया पौधा बन जाएगा। तो इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, इसीलिए इसको हम लोग कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिएगा, उत्तक संवर्धन एवं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है हूबहू एक के जैसा एक नया जीव बनाना। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कोशिका या उत्तक को पोषक घोल में रखकर कैल्सर बनाना और फिर नया पौधा उगाना, इसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग गुलदाउदी और आर्किड में किया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, उत्पन्न जीव एकदम हूबहू क्लोन होता है। ध्यान रखेंगे, यानी क्लोनिंग करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, यानी एक पौधे के जैसा हूबहू बनाना होता है, तो हम इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम टू सेम पौधे के जैसा बनता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, 1996 के समय में डोली द सीप, ये एक ऐसा पशु था जिसको विश्व में पहली बार स्तनधारी ऐसा जीव था जिसको क्लोनिंग किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मनुष्य पर क्लोनिंग करना वर्जित है। तो क्लोनिंग करके स्तनधारी में केवल एक जीव को
1996 ईस्वी में उत्पन्न किया गया था। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम पुष्प की बात कर लें। तो यहां पर अगर हम बात कर लें, पुष्प का जनन अंग देख लें, तो इसका मुख्य भाग क्या 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 होता है? बाह्यदल। बाह्यदल ये काम क्या करता है? यह पुष्पों को सुरक्षा देता है और हरा रंग होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। देखिए, ये होता है हरा वाला भाग, बाह्यदल होता है। ये पुष्पों को सुरक्षा देता है, बाहरी आघात से बचाता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। दलपुंज क्या होता है? ये रंगीन भाग होता है जो कीड़ों को आकर्षित करने का काम करता है। ये देखिए रंगीन भाग, यही क्या होता है? दलपुंज होता है। फिर है पुमंग। पुमंग ये होता है नर भाग, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। ऊपर वाला ये जो भाग दिख रहा है हमको, यही होता है पुमंग। फिर है जयांग। जयांग ये मादा वाला भाग, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं। ये जो होता है, ये होता है स्त्री केसर, ठीक है। अब हम बात कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके मैंने लिखा है, अंडाशय, जिसको हम कहते हैं ओवरी, फल बनाता है और बीजांड बीज बनाता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है। और बीजांड क्या करता है? वो बीज का निर्माण करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम परागण यानी पोलिनेशन की बात कर लें, तो पोलिनेशन दो तरह से होता है। एक हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, एक कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकण उसी के स्टिग्मा स्टिग्मा पर जाकर के अगर गिर जाए, तो इस तरह के हम पोलिनेशन को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? एक पुरुष के एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधों के पुष्प पर जाकर के मिलता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। एग्जाम में इसमें से भी डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए पोलिनेशन किस किस विधि से हो सकता है, किस किस कारण से हो सकता है। तो वायु से हो सकता है, कीड़े से हो सकता है, कीट क्या करते हैं, कीट पतंगे कर सकते हैं, जल से हो सकता है और पक्षी से हो सकता है। तो इन कारणों से हम पोलिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम निषेचन की बात कर लें, तो जब नर युग्म का अंडाशय, हम निषेचन की बात कर लें, तो नर युग्म का अंडाणु से संयोग, इसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन के उपरांत क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में हमसे ये पूछता है कि अगर अगर हम निषेचन के उपरांत नर और अंडाणु दोनों को मिला दिया जाए, नर युग्मक और अंडाणु को मिला दिया जाए, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु दोनों से मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो इस पे भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात कर लें नर जनन तंत्र, ठीक है। मेल रिप्रोडक्शन, नर जनन तंत्र, ठीक है। इस पे बात कर लें, तो नर जनन तंत्र में सबसे पहले होता है वृषण। वृषण क्या होता है? ये जोड़े के रूप में होता है और इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है और इसमें हार्मोन भी बनते हैं, ठीक है। इसमें शुक्राणु और हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। फिर होता है अर्धवृषभ। ये शुक्राणु परिपक्व करने में काम आता है। जो शुक्राणु वृषभ में बन गया है, वो अर्धवृषभ में परिपक्व होता है, यानी विकसित होता है। फिर होता है शुक्रवाहिनी। ये शुक्राणु को आगे बढ़ाने का एक मार्ग होता है, यहाँ फिगर में दिखाया गया, आप देख सकते हैं। फिर है ग्रंथियां, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेड और काउपर ग्रंथि। ये क्या करता है? वीर्य के निर्माण में सहायक करता है। वीर्य क्या होता है अगर हम बात कर लें, तो इसमें 10% शुक्राणु होते हैं और एक इसमें सेमिनल प्लाज्मा होता है। और इसका पीएच मान ध्यान रखिएगा 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है। फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। फिगर को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम आगे बात कर लें मादा जनन अंग की, तो मादा जनन अंग में सबसे पहले होता है अंडाशय। इसमें क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। फिर दूसरा क्या होता है? प्ले दूसरा होता है फैलिपियन नलिका। इसमें निषेचन यही संपन्न होता है, ठीक है। फिर होता है गर्भाशय। गर्भाशय होता है भ्रूण का विकास, यहीं पे होता है, गर्भाशय में होता है। योनि, योनि का मैथुन कक्ष, जहां जन्म का
ये जन्म जो होता है ना, वही वही का नाल हिस्सा होता है, ठीक है। फिर है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि कहाँ होता है? जहां पर शिशु के पोषण के लिए दूध का स्रावण होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लें मासिक चक्र या एवं निषेचन की बात कर ले। मासिक चक्र क्या होता है? सामान्यतः यह 28 दिन का चक्र होता है। इसका प्रारंभ कहाँ होता है? इसका प्रारंभ होता है मीनार्क में, और अंत कहाँ होता है? मीनोपाल में। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट पूछ लेता है प्रश्न। और 14 दिन में अंडो उत्सर्जन होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर हम मानव निषेचन की बात कर ले। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जाइगोट जाइगोट धीरे धीरे भ्रूण अवस्था में बदलता है, और भ्रूण अवस्था कहाँ बदलता है? गर्भ में, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, यहां से मां से पोषण और ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचता है, इसको हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लें गर्भावस्था का विकास और यौन रोग, इससे भी एग्जाम में प्रश्न आता है। तो विकास की बात कर लें तो 1 मंथ में हृदय का विकास होता है, 2 मंथ में हाथ पैर का विकास होता है, और 5 महीने में सिर और बाल और गतिशीलता का विकास होता है, और 9 महीने में शिशु जो होता है पूर्ण विकसित हो जाता है। यौन संबंधित आप ये 4 विशेष रोग देख सकते हैं। एक को हम एड्स कहते हैं, ये HIV विषाणुओं से फैलता है। दूसरा ये सिप्लिस है। तीसरा ये गोनेरिया है, और चौथा ये हार्पिस है। तो ये वायरस द्वारा फैलता है। ये जो 4 रोग हैं आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि एग्जाम से पहले आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके। ध्यान रखेंगे हम लोग केवल रिवाइज के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।